सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिंदा शिवानी कुमारी में। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी और आज हम उसी चीज़ को कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने 5th क्वेश्चन तक आपको समझा दिया था। थोड़ा सा रिव्यू हम थोड़ा सा देख लेते हैं उस बुक का भी और क्वेश्चन नंबर 5 का भी, कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था हड़प्पा निवासियों के जीवन निर्वाह के तरीके, किस तरह से वो जीवन निर्वाह करते थे। तो मैंने बताया था आपको कृषि के माध्यम से कृषि करते थे वो, जौ, गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, इन सभी की कृषि करके वो पशुपालन और कृषि करते थे। पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कपड़े बुनकर कपड़े बुनकर फिर उन्हें बेच दिया करते थे। उस तरीके से वो अपने जीवन निर्वाह करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन से बर्तन बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे और जीवन निर्वाह करते थे। व्यापार करके एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते थे और व्यापार दोनों मार्गों से होता था, जल मार्ग से और स्थल मार्ग, दोनों मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो था जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री है। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 है और मैं आपको पहले ही बता दूं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। और मैं आपको बता रही हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति के बारे में बताइए। नगर नियोजन मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगर किस तरह के हुआ करते थे। नगर नियोजन यानी कि किस तरह के नगर हड़प्पा सभ्यता में हुआ करते थे। क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटी लेकिन ऊंचाई पर बनाई गई थी, ठीक है, और दूसरी कहीं अधिक बड़ी लेकिन नीचे स्थान पर बनाई गई थी। अब हड़प्पा सभ्यता में 2 तरह की बस्तियों का नगर नियोजन पद्धति के बारे में बताया गया। तो 2 तरह की बस्तियां हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी बेसिकली। एक तो हमारी थी ऊंची, एक होती थी छोटी और एक होती थी बड़ी। लेकिन जो छोटी होती थी वो ऊंचाई पर बनाई जाती थी और जो बड़ी होती थी वो निचाई यानी कि नीचे स्थान पर बनाई जाती थी। अब आता है दुर्ग। दुर्ग किसे कहते हैं? यह छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था। अब जो छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें हम दुर्ग बोलते थे, छोटी बस्तियों को हम दुर्ग बोलते थे। ये छोटा भाग होता था लेकिन ये नीचाई पर बनाया जाता था, ऊंचाई पर नहीं बनाया जाता, नीचाई पर बनाया जाता था गाइस, ठीक है। दुर्ग हम समझेंगे। दुर्ग यह छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि दुर्ग ऊंचे क्यों हुआ करते थे, दुर्ग की ऊंचाई इतनी क्यों हुआ करती थी। दुर्ग की ऊंचाई यहाँ तक कि यहाँ की रचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। इट मीन्स कच्ची ईंटों के चबूतरों यानी कच्ची ईंट होती थी, उस तरह से उनकी संरचनाएं की जाती थी। बस्तियों के घर बनाए जाते थे तो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। दुर्ग को क्योंकि बेसिकली उस ज़माने में पक्की ईंटों का प्रयोग कम किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो भारत देश था या फिर इतने हड़प्पा सभ्यता में इतने डेवलपमेंट नहीं हुए थे, इस वजह से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। जो दुर्ग होते थे यानी कि जो छोटी छोटी बस्तियां थी, जो छोटा भाग था उसे दीवारों से घेरा गया था, घेराबंदी की गई थी ताकि कोई भी आकर जल्दी से उस पर आक्रमण ना कर सके, इसलिए उसे दीवार से घेरा गया था। जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था और इसे निचले शहर जो नीचे के शहर होते थे उनसे अलग किया गया ताकि ये अलग भी दिखे और घेराबंदी भी हो जाए इसकी दीवारों से और इसकी प्रोटेक्शन भी हो जाए, ठीक है गाइस। इसमें गोदाम, खाद्य भंडार व बड़े बड़े स्नान घर बने होते थे। इसमें गोदाम होते हैं जहाँ पे हम अपना जो भी मटेरियल होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे किसी का कोई व्यापार होता है तो अपने व्यापार से रिलेटेड उस सामान को उसमें रख सकता है। गोदाम बड़े बड़े बेसिकली हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, उसको गोदाम हम बोल सकते हैं। खाद्य भंडार वे बड़े खाने के भंडार होते थे, खाने के भंडार हम रख सकते थे, खाने की चीज़ें। वे बड़े बड़े स्नानागार मतलब बड़े बड़े स्नान वॉशरूम जो होते हैं वो बनाए गए थे, स्नान करने के लिए घर बनाए गए थे बड़े बड़े, है ना। इसमें शासक वर्ग का परिवार रहता था। और इसमें कौन रहता था गाइस? शासक वर्ग का परिवार रहता था।
गाइस दुर्गों में जो थे वो शासक वर्ग यानी जो शासक हुआ करते थे उनका परिवार या शासक रहा करते थे दुर्गों में, जो कि निचाई पर बनाए जाते थे, है ना, बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए उनकी घेराबंदी भी की जाती थी कि शासक वर्ग या शासक के परिवार पर कोई भी आसानी से आक्रमण ना कर सके। निचले शहर जो होते थे वो निचाई पर बनाए जाते थे। यह बड़ा भाग था, इसे भी दीवार से घेरा गया था। जो निचला शहर था ये एक बहुत ही बड़ा भाग था जिसे इसे बहुत मतलब दीवार से घेरा गया था। जो निचले शहर थे बहुत बड़े हिस्से में बनाया गया था और ये दीवार से घेरे जाते थे, इनको भी घेराबंदी की जाती थी। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाए, बहुत से ऐसे भवन थे, घर थे जिन्हें ऊंचे चबूतरों ऊंचाई पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे, जो नींव यानी कि प्रोटेक्शन का कार्य करते थे। ठीक है, यह भाग निचले स्थान पर बनाया था। इस जगह को देखकर वहाँ के नगर नियोजन कौशल की जानकारी यहाँ पर आम वर्ग के लोग रहते थे। और यहाँ पर आम वर्ग के लोग रहते थे कहाँ पे? निचले शहर में आम वर्ग के लोग रहते थे गाइस। और जो दुर्ग था उसमें शासक वर्ग रहता था। दुर्ग मैंने बता दिया शासक और निचले शहर जो निचाई पर बनाए जाते थे उसमें आम वर्ग के लोग होते थे, आम जनता रहती थी। और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं कि नगर नियोजन पद्धति, नगर अलग अलग तरीके के होते, बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे और घेराबंदी की जाती थी दीवार से। हम सिंचाई चीज़ें बता सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि गाइज ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज़ करा था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए थे 12th में। तो आप भी इसे पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिली? इसकी जानकारी के स्रोत लिखिए। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किस तरीके से मिली है और ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है, वो सब चीज़ें अब हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी यानी किन किन कारणों से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य जो पुरानी चीज़ों से हमें हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, पुरानी चीज़ें जो मिली हैं उससे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। जैसे आवास यानी कि जो रहने की जगह थी वो, वृद्ध भांड यानी मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, मोहरे, खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियारों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष से मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों से मिली है। जैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, आभूषण मिले हमें खुदाई के दौरान, वृद्धभांड, आवास, औजार मिले हमें, मोहरे, सिक्के मिले हैं खुदाई के दौरान, हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे हमें। और जब हमने खुदाई करी है तो हमें पता चला है कि यहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार होते थे, अवशेष मिले हैं उनके, हड्डियों के टुकड़े भी मिले, उनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी इन सब चीज़ों से मिलती है। अब आप पढ़ते हैं नालियाँ और जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसी होती थी और उनके जल निकास प्रणाली यानी कि जल को वो बाहर कैसे निकालते थे, उस सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो टॉपिक है हमारा, हड़प्पा की जल निकास प्रणाली ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता जो उनकी ग्रिड पद्धति थी हड़प्पा निवासियों की, उसके द्वारा जल निकास प्रणाली बनाई गई थी, यानी जल निकालने की प्रणाली, जल को घर से बाहर कैसे निकाला जाए वो चीज़ें बनाई गई थी। तो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी जिसमें सड़क व नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब आपस में एक दूसरे को काटती हुई निकलती थी। सड़क और नालियाँ एक दूसरे को आपस में विभिन्न तरीके से काटती थी और समकोण पर काटती थी। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है हमारा ये थी, ऐसा लगता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, जैसे जैसे नालियाँ बनी उन्हीं के साथ गलियों को बना दिया गया। ठीक है गाइस, उसके बाद आवास का निर्माण हुआ, उसके बाद आवास मतलब रहने, घरों का निर्माण किया गया था। अब आते हैं हमारे घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन में खाना पकाने और कटाई यानी काटने का कार्य
जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जो घर थे उनके बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था जहाँ पे चारों ओर कमरे बने हुए होते थे और खाना पकाना और सब्जी काटना जैसी गतिविधियों का केंद्र वो बड़ा सा आंगन हुआ करता था। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बतलाइए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करते थे, लिपि किस तरीके से लिपि का प्रयोग करते थे वो, या वहाँ की जो जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारी लिपि का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग, लिपि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की वो बताया गया इसमें। तो वो पढ़ते हैं हमने इसमें। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे गाइस, क्योंकि हम नेक्स्ट पर आगे के लिए कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो ये हो चुकी है और हो भी सकती है, लेकिन आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपके डाउट सारे के सारे साथ ही साथ क्लियर होते हुए चलें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, उसे समझने में भी बहुत टफनेस आपको आ सकती है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों से पता चलता है, यानी अभिलेख जो लिखे हुए अभिलेख से उनसे पता चलता है कि वे कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते थे। आमतौर पर इसमें प्रकृति भाषा है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अभिलेख जो होते हैं, लिखे हुए साक्ष्य होते हैं, उन पर लिखी हुई जो भाषाएं होती थी वो अलग अलग तरह की होती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा निवासी के लोग कई प्रकार की भाषा यानी कि कई तरह की भाषाओं का प्रयोग करते थे, जिसमें प्रकृति यानी प्राकृत भाषा थी और इसमें से प्राकृत भाषा भी थी, शामिल थी। रहस्यमय लिपि, अब ये रहस्यमय लिपि क्या है वो हम पढ़ेंगे। इतिहासकार अभी तक इस लिपि को पढ़ने में असफल हुए हैं, यानी जो इतिहासकार होते हैं हमारे, वो इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि बोलते हैं। ये एक ऐसी लिपि है जिसे हम पढ़ने में असमर्थ हैं, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि बोला जाता है या कहा जाता है। चित्रात्मक लिपि क्या होती है? विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि मोहरों पर अन्य अभिलेखों पर चित्र बने होते थे। मोहरों पर और जो अभिलेख थे उन पर चित्र बने हुए होते थे। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच होती थी। यानी कि जो विद्वान हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के मोहरें होती थी या चित्र होते थे, उन पर अभिलेख होते थे, उन पर क्या होता था कि उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए थे। मोहरों पर चित्र बने हुए थे और अभिलेखों से भी पता चलता है कि उस पर चित्र बने होते थे और चित्रों की संख्या भी, मतलब चिन्ह भी हुआ करते थे। उसमें चिन्ह बने हुए होते थे और चिन्हों की संख्या काफ़ी मात्रा में थी। राइट, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे हम, लास्ट की हेडिंग है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह सुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण में दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर से कम पड़ गया। अब क्या होता है, जो ये लिपि है रहस्यमय लिपि, या जो भी उस समय हड़प्पा सभ्यता निवासी के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे, उस समय बताया जाता है कि ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। दाईं हम किसे कहेंगे गाइस? हड़प्पा सभ्यता के निवासी के लोग दाईं से बाईं की ओर लिखते थे, यानी कि हम तो इस तरह से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, बट हड़प्पा निवासी के लोग यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करते थे। जब उनकी जगह कम पड़ जाती थी फिर दोबारा वहाँ से यहाँ से ऐसे आ जाते थे। तो इस तरह की से वो भाषा का प्रयोग करते थे या लिखने का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता